स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज किसके संदर्भ में, संघीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। संघीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में जो है किया गया है। और जैसा कि राष्ट्रपति को मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 53 में इस बात का उल्लेख किया जाता है संविधान में कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और उनके सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया था। मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%। प्रथम मंत्रिपरिषद का गठन हुआ तो कितने मंत्री थे, या मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसको होता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस आर्टिकल में किया गया। मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक संख्या, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो है क्या अंतर होता है। ये तमाम प्रश्नों को हम लोग एक एक करके जो है देखेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। कार्यपालिका, जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है किसमें निहित होती है। यथार्थ में ये कह रहा है, हकीकत में क्या होता है, क्योंकि संविधान में जो लिखा गया है वो बहुत चीजें हकीकत से अलग है। सैद्धांतिक रूप से संविधान में प्रदत्त समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं और कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का जो है केंद्र बिंदु राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, अपने मन से काम नहीं कर सकता है, यानी स्व विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी यथार्थ में जो कार्यपालिका है वो किसके पास है, वो जो है मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका की शक्ति की सत्ता किसमें निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में दादाजी, उनको पेंशन मिलती है 60,000 रुपये पर मंथ, लेकिन उनका एटीएम कौन कौन इस्तेमाल करता है उनको खुद ही नहीं पता है। उनके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड जारी कर लिया गया है, इशू करा लिया गया है, उसको भी कौन इस्तेमाल करता है उनको नहीं पता है। सैद्धांतिक रूप से ओनर कौन है, दादाजी, लेकिन दादाजी को जहां सिग्नेचर करने के लिए कह दिया जाता है वहां कर देते हैं। उससे कोई मतलब नहीं कि जो है उसमें अकाउंट में कितना आता है, कैसे खर्च किया जाता है। अपने देश में राष्ट्रपति की भी स्थिति बिल्कुल वैसे ही पेंशन वाले दादाजी की तरह हो गई है। और इसका उल्लेख आर्टिकल, दादाजी का नहीं, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें किया गया, आर्टिकल 74 में किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 352 में किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 75 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन होती है। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या होता है, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि मंत्रिपरिषद किससे मिलकर के बनती है, तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री से, उसके बाद जो है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और कौन, तो आप कहेंगे कि उप मंत्री। इनसे मिलकर के जो है ये अपनी मंत्रिपरिषद बनती है। क्या बनती है, मंत्रिपरिषद। ये सब के सब मंत्रिपरिषद के सदस्य कहे जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और जो है कैबिनेट मंत्री मिलकर के जो है मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ये व्यवस्था राज्यों में भी होती है, बस पीएम की जगह सीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, और राज्यों में जो है मुख्यमंत्री हो जाता है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है, यानी अपने पद पर बनी रहेगी, तो किसके, मंत्रिपरिषद लोकसभा के, क्योंकि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, आर्टिकल 75 सेक्शन 3 में कहा गया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य बिल्कुल हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य बिल्कुल हो सकता है, संसद का सदस्य, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, तो इस तरह ये विकल्प जो है सही होगा। जी नहीं, रुक जाएंगे, अभी रुक जाएंगे। मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। यदि वो लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है, तब उसको विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का जो है सदस्य बनना पड़ेगा। तो डी विकल्प जो है सही होगा। कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तब वो जो है नहीं लोकसभा सदस्य थे, नहीं राज्यसभा सदस्य थे, कर्नाटक विधानसभा के से वो सदस्य थे, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? राज्यसभा में यानी अपर हाउस, इसमें कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12। किस आर्टिकल के तहत मनोनीत किए जाते हैं? 80। ये कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। किस देश के संविधान से यह प्रावधान लिया गया? आयरलैंड। और ऐसे मनोनीत व्यक्तियों को जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसी कोई भी जो है पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी तक आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगला प्रश्न को देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? पहले ही तो बताया, 6 महीने तक। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना उनके लिए अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न को हम लोग जो है देखते हैं। अगला, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं व्यक्तिगत रूप से इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो व्यक्तिगत रूप से इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जितने भी मंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अब यहां पर ऐसे जो है पूछ रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, ये सामूहिक रूप से जो है पूछ रहा है या जो है व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, सामूहिक शब्द नहीं दिया गया है, तो यही सही होगा। राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक शब्द दिया होता तो फिर जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये व्यवस्था जो है आर्टिकल 75(3) के तहत जो है किया गया था कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? आर्टिकल 74। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में किया गया है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति इवन दैट राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की भी जो है नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का जो है प्रावधान आर्टिकल 75 सेक्शन 1 के तहत जो है किया गया। प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी इस समय जो मंत्री बनाए जाएंगे वो 82 से अधिक जो है नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? वह राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। बिल्कुल गलत। केंद्र का मंत्री राज्य से क्या लेना देना है? राज्य मंत्री नाम है वो अलग बात है। दालचीनी जिस नाम है तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि उसमें दाल और चीनी होती है ना, नहीं दाल होती है नहीं चीनी होता है। वैसी स्थिति गुलाब जामुन की होती है। वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, राज्य मंत्रिमंडल नहीं, ये भी गलत है। वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, नहीं, कैबिनेट मंत्रियों को जो है सलाह देता है बस। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। और मैंने आपको जो है अभी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर प्लस जो है कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ सीएम का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है।
प्लस जो है आपके जो है ये स्टेट या यूं कह लें कि जो राज्य मंत्री हैं प्लस उप मंत्री हैं, इन सबको मिला करके जो है मंत्रिपरिषद बनती है। लेकिन इन दोनों को मिला करके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को मिला करके जो है मंत्रिमंडल बनता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया। कब लाया गया? 1963 में। किसके खिलाफ लाया गया? तो जाहिर सी बात थी पंडित नेहरू के खिलाफ जो है लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा जो है लाया गया था। और अब तक जो है संसद में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे अधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और सबसे अधिक जो है अविश्वास प्रस्ताव 10 बार जो है प्रस्तुत किया था ज्योति बसु ने। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के त्यागपत्र से, पद त्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की, पहला विकल्प सही है। किसी मंत्री के जो है रिजाइन कर देने से, त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद कभी जो है विघटित नहीं होती है, यानी सरकार नहीं गिरती है। पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने सबसे पहले मंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न को देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैंने बताया ना, लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकती है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? आप लोगों को पढ़ाया भी था पिछली क्लास में, अगर आप बता सकें तो जो है ऑल द बेस्ट। मौजूद व्यवस्था के तहत जो है मंत्रिपरिषद का आकार इतना बड़ा हो सकता है, यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 82 हो सकती है, 82 हो सकती है। अगला प्रश्न, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया मंत्रिपरिषद है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। कार्यपालिका का मतलब होता है, मैंने बताया। विधायिका क्या होती है? तो जहां विधि का निर्माण होता है, यानी संसद। राज्यों की बात करें तो विधानमंडल। और कार्यपालिका कौन होती है? एग्जीक्यूटिव, यानी बनाए गए नियमों को जो लोग लागू करते हैं। जो सरकारें होती हैं वो कार्यपालिका होती हैं, क्योंकि बनाए गए नियमों को वही जो है लागू करती हैं, और उसके अनुसार जो है उसके रॉन्ग राइट का जो है डिसीजन करती है, वो न्यायपालिका होती है। ऑलरेडी जो है इसको बहुत विधिवत पहली क्लास में बताया था। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। जी हाँ, मंत्रिपरिषद का जो है सदस्य व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आर्टिकल 75(3) के तहत जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी ये काम करता है, निजी उत्तरदायित्व के जो है सिद्धांत पर भी कार्य करती है। सी विकल्प जो है सही होगा। लेकिन ऑप्शन, क्योंकि दोनों जो है ऑप्शन में दे रखा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है सर्वोपरि होता है। बी विकल्प को सही करें। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री थे? 36 थे। पहली जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, यानी 1951-52 में जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो मंत्रिपरिषद बनी, उस मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? 36 थे, 36 थी। अगला प्रश्न को देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला थी, कौन? राजकुमारी अमृता कौर, जो कि 10 वर्ष तक जो है कैबिनेट मंत्री रही थी, स्वास्थ्य मंत्री रही थी, और किसी एक ही पद पर सबसे लंबे समय तक मंत्री पद को सुशोभित करने वाली ये पहली महिला मंत्री। आज तक इनका रिकॉर्ड जो है कायम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें हम लोग, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताने की जो है जरूरत ही नहीं है, षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे? षणमुखम चेट्टी। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनके जन्मदिन को 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे, जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय जल दिवस, नेशनल वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। कब? कमेंट करिए और हमको बताइए। अगला प्रश्न देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, दूसरे जो है डॉक्टर अंबेडकर जी थे। पहले ये केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था जम्मू कश्मीर के मामले पर। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार देखने वाली केंद्रीय मंत्री, अभी तो मैंने बताया था, राजकुमारी अमृता कौर, जो कि 10 वर्ष तक जो है ये कैबिनेट मंत्री रही हैं। कौन से विभाग का? तो जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने लगातार 10 साल सेवा दी थी। जबकि आपके जगजीवन राम ये सबसे लंबे समय तक जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे उस समय के, और रामविलास पासवान थे। सरकार चाहे किसी की बने, इनका एक जो है मंत्रालय हमेशा फिक्स होता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के, नाम आ ही गया, किसी न किसी विभाग के 28 वर्ष से अधिक समय तक, बीच में 2.5 वर्ष छोड़ करके, हाँ, जब तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई की सरकार को छोड़ करके बाकी हमेशा ये प्रधानमंत्री जो है मंत्री पद को सुशोभित किए वो थे जगजीवन राम, जिनकी बेटी मीरा कुमार देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके बाकी कैबिनेट में ऐसा कोई जो है पद नहीं था जिसको जो है इन्होंने सुशोभित नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जी हां, हंसराज खन्ना, जो कि 5 दिन तक रहे थे चरण सिंह के, चौधरी चरण सिंह की सरकार में जो है इनको कानून मंत्री बनाया गया था। और सिर्फ 5 दिन के बाद ही चरण सिंह का इन्होंने चरण पकड़ लिया कि हमको क्षमा करिए और त्याग पत्र दे दिया था। तो सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री पद पर रहे थे जगजीवन राम, और सबसे कम समय तक HR खन्ना, हंसराज खन्ना, जो कि 5 दिन बाद ही जो है त्यागपत्र दे दिया। अगला, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तीसरा, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। निम्न सदन में अपनी बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, इसका उल्लेख तो जो है संविधान में, ये होना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट जो है संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हर वर्ग से, हर क्षेत्र से किसी न किसी जो है व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री के रूप में जो है सरकार में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ऐसी कहीं जो है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन, हाँ ये सही है। अगला प्रश्न को जो है देख लीजिए। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में जो है 36 मंत्रालय हैं, ये तो सही है। वर्तमान में जो है ये कितने हैं? 58 हैं। कितने? 58। और विभाग कितने हैं? 93 जो है इस समय डिपार्टमेंट है। यानी कितने जो है मंत्रालय, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 58। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 82। उसमें कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्य स्तरीय मंत्री, कुछ उप मंत्री होते हैं।
तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन किस मंत्री को कौन सा जो है डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसमें जो है प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है, इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। नहीं, ये गलत है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का जो है सृजन किया जाता है। कैबिनेट सचिव के आधार उस पर जो है विभाग नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि जो है उस पर डिसीजन जो होता है मंत्रिमंडल का होता है और नए विभागों के गठन के लिए संसद में प्रस्ताव लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह सब के सब जो है भारत में वित्त मंत्री के रूप में जो है सेवा दे चुके हैं। आर वेंकटरमण, बीपी सिंह, वाईबी चौहान, प्रणब मुखर्जी, डी विकल्प सही है। इस प्रश्न के दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा जाता है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस संबंध का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। गलत है, लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, यानी ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हमेशा मंत्रिपरिषद लाती है, पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाता है। जब अपनी ही मंत्रिपरिषद अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है प्रस्ताव लाती है तो उसको विश्वास, अदरवाइज अविश्वास कहा जाता है। विपक्ष जब लाता है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, अपनी ही मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है उसे विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। सदन का विघटन, संकल्प, प्रश्न या फिर अविश्वास प्रस्ताव। विधायी नियंत्रण नहीं है, विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। सदन का जो है विघटन होना, संकल्प या फिर प्रश्न या फिर अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रश्न में जो है कुछ मिस्टेक है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी दिए हुए प्रश्न में ये विकल्प सही है। तो ये रहा आज का जो है हमारा सेशन। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।